Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. Today we are going to start a new chapter for 9th standard ICSE students. And the portion that we are going to deal is civics. Okay, इसको हम इंडियन पॉलिटी भी कहते हैं, भारत की राज व्यवस्था. ठीक है, इंडियन पॉलिटी के अंडर ये आता है. और आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज DPSP, Directive Principles of State Policy. This is being presented by Zahir sir. सबसे पहले तो जो हमें जानना है ये टॉपिक के बारे में, राइट, एज यूजुअल भाई ये टॉपिक अपने आप में बहुत कुछ कहता है. ठीक है, ये जो नेम है ना टॉपिक का, ये जो चैप्टर का नाम है, राइट, ये अपने आप में कुछ और दर्शाता है. जैसे हम इसको तोड़ मरोड़ के समझते हैं. ठीक है, मुझे नहीं पता अंदर क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में, लेकिन ये मैंने अपने हिसाब से इसको जाना है, सोचा आपको भी बता देता हूं क्या है. राइट, डायरेक्टिव, इसका मतलब क्या, तो कहेंगे ये डायरेक्शन देता है. क्या देता है? डायरेक्शन. ये हमें दिशा करता है, दिशा निर्देश बोलते हैं आपने, तो ये दिशा निर्देश देता है. ओके, ठीक है, समझ गया. राइट, ये हमें क्या देता है भाई? डायरेक्टिव है. डायरेक्टिव का मतलब ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, दिशा देता है. ठीक है, राइट, इसको हम डायरेक्टिव कहते हैं. प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल? बताइए, क्या हो सकता है प्रिंसिपल का मतलब? गैस, उसूल. उसूल सर, उसूल. उसूल. ओके, उसूल कह सकते हैं ऐसे. ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब उसूल हो सकता है. मैं कहूंगा कि सिद्धांत कह सकते हैं, ऐसा सिद्धांत. सिद्धांत या लेट अस से लॉ, नियम, राइट, तो कह सकते हैं ऐसे. ठीक है, राइट, तो सिद्धांत है या नियम है, या बिलीफ, बिलीफ भी कह सकते हैं इसको, हम बिलीव करते हैं इन चीजों में. राइट, ठीक है, तो ये है सिद्धांत, नियम, एक कॉन्सेप्ट. सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं? कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं. राइट, तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं समझा रहा हूं, ये जो भी वर्ड्स है ना हम ले सकते हैं. कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राइट, प्रिंसिपल, सेट, समथिंग लाइक दैट. तो भाई ऐसे सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत, ऐसे नियम, ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमें डायरेक्ट करते हैं, जो हमें दिशा देते हैं. दिशा कहां पर देते हैं? गाड़ी चलाने में नहीं, तो कहेंगे पॉलिसीज बनाने में. पॉलिसी कौन बनाता है? हमारी गवर्नमेंट बनाती है. यहां पर स्टेट का मतलब कहते हैं कंट्री कह सकते हैं, या कंट्री की गवर्नमेंट कह सकते हैं. ठीक है, तो भाई ऐसे सिद्धांत, ऐसे नियम, ठीक है, जो हमें डायरेक्ट करते हैं, जो हमें दिशा देते हैं. किसमें दिशा देते हैं? भाई पॉलिसीज बनाने में, है ना. भाई कौन बनाता है हमारी पॉलिसीज? तो कहेंगे स्टेट बनाता है. स्टेट का मतलब कह सकते हैं हम लोग कंट्री, या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट. क्लियर हुआ बेटा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है? भाई ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें दिशा देते हैं. ठीक है, कब दिशा देते हैं? कौन से टॉपिक पे दिशा देते हैं? तो कहेंगे कोई पॉलिसी बनाना है. ठीक है, राइट, तो वो पॉलिसी पे हमें दिशा देते हैं. फिर वो इतना, गिव मी अ थम्स अप. आया समझ में? ओके, ओके, ठीक है, अच्छा, ओके, ओके बेटा, राइट. अब देखिए भाई, भारत की बात करूं मैं अगर, ठीक है, भारत की बात करूं तो भारत में लॉज कौन बनाता है? नियम और कानून कौन बनाता है? बताएगा? नियम और कानून कौन बनाता है भारत में? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बनाती है. और कोई गवर्नमेंट का एक विंग है, गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है. सुप्रीम कोर्ट. सॉरी, सुप्रीम पार्लियामेंट. पार्लियामेंट. सुप्रीम कोर्ट नहीं बेटा, सुप्रीम कोर्ट नहीं.
पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर कौन है भाई? हमारा पार्लियामेंट है। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या करता है? सारी पॉलिसीज बनाता है, पॉलिसीज को फ्रेम करता है। ठीक है, राइट, सारी पॉलिसीज को फ्रेम करता है हमारा पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के अंदर दो पार्ट्स हैं, टू हाउसेस है ना पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज टू हाउसेस, राइट। आप लोग शायद 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे ये। फर्स्ट वन इज द लोकसभा एंड द सेकंड वन इज द राज्यसभा। भाई ये दोनों हाउसेस के ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्या बनाए, नियम बनाए, कानून बनाए, या फिर भारत के लोगों के लिए क्या बनाए, पॉलिसीज बनाए। भाई आप लोग को पता है भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? भारत का प्रियम्बल क्या कहता है कि भारत कैसा देश है? भारत एक सोशलिस्ट देश है ना। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेटिक है, एक वेलफेयर स्टेट है ना। वेलफेयर स्टेट का मतलब समझते हो क्या होता है? वेलफेयर स्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर? बताइए कौन? वेलफेयर का मतलब क्या होता है बेटा? सर डेवलप्ड। हाँ, डेवलप्ड। अच्छा, और कोई? और कोई बेटा? कोई नहीं। वेलफेयर का मतलब कहेंगे लोक कल्याण, है ना। मैं थोड़ा ज्यादा हिंदी यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? लोक कल्याण। क्या होता है लोक कल्याण? वही होता है लोगों की वेलफेयर। भलाई। यस, For the benefits of the people. यस, बहुत बढ़िया। लोक कल्याण का मतलब कहेंगे एक तरीके से फॉर द बेटरमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स, राइट। ठीक है, भारत के जो नागरिक है उनके लिए वेलफेयर करना है। भारत ऐसा ही तो देश है। आप प्रियम्बल अगर ध्यान से देखे होंगे, है ना, तो प्रियम्बल का आइडिया क्या है? प्रियम्बल का आइडिया है कि भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। डोंट गेट कंफ्यूज, स्टेट का मतलब कंट्री होता है, यहां पर कंट्री आप अज्यूम करिएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा वेलफेयर का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे लोक कल्याण, राइट। तो ये लोक कल्याण जो है, ये लोगों के लिए बेटरमेंट करना है, फॉर द बेटरमेंट, राइट, लोगों को अपलिफ्ट करना है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए डीपीएसपी है। क्या है? डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पॉलिसी जो भी हमारी गवर्नमेंट बनाती है, जो भी हमारा पार्लियामेंट बनाता है पॉलिसी, तो ये पॉलिसी बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है भाई? पॉलिसी बनाते वक्त ये नियम, ये कानून, ये सिद्धांत ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और ये नियम, ये कानून, ये सिद्धांत हमें क्या देते हैं? ये हमें दिशा देते हैं। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ अभी टॉपिक का नाम गाइस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, राइट। ठीक है, तो भाई नियम, कानून, सिद्धांत, ये सारे जो ये हमें दिशा देते हैं भाई कैसे हमें बनाना है कानून, भारत का कानून क्या बनाना है, क्या पॉलिसीज बनानी है जो हमें क्या करे, लोगों का वेलफेयर करने में हेल्प करे। ठीक है, तो यही है डीपीएसपी। अब भाई साहब, अब क्वेश्चन आता है भाई कौन सी बुक में लिखा होगा? ये कहां लिखा होगा? गूगल पे लिखा होगा। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में तो है ना, टेक्स्ट बुक में लिखा है, लेकिन ये कहां से राइट, कि भाई ये कौन सी बुक में लिखा है, कहां लिखा है, कोई बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारे भारत के संविधान में लिखा है, राइट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, याद है, राइट, आपको याद होगा, है ना, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, राइट, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। तो ये मेंबर्स ने क्या किया? ये लोगों ने डीपीएसपी यहां पर इंक्लूड किया भारत के संविधान में। ठीक है, और आपको पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है ये दुनिया का लेंथीएस्ट है ना, याद है कुछ? लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यस, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। और इसका कारण क्या है लेंथीएस्ट है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, राइट? डिटेल में काफी। यस, उसमें से एक मेन कारण था
द मेन रीजन था कि भाई डीपीएसपी सॉरी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है, वो मेन रीजन जो था वो था कि भाई हमने वर्ल्ड के दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या किया है, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की है ना, इसीलिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, लेंथीएस्ट है, राइट। तो भाई डीपीएसपी भी हमने कहीं ना कहीं से लिया है, कहां से लिया है, यूरोप से लिया है, और यूरोप में एक देश है आयरलैंड, याद रखिएगा नाम, ठीक है। तो भाई आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, याद रहेगा बेटा, गिव मी अ थम्स अप। ओके ओके सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अभी टॉपिक कैसा जा रहा है, समझ में आ रहा है बेटा, यस ओके यस सर ओके। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, अभी तक तो मैंने क्या समझाया, यही समझाया, ठीक है भाई, क्या है क्या नहीं। अच्छा और एक चीज भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, तो पक्का है कि भाई ये कोई पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड होगा, है ना, राइट, कोई आर्टिकल्स ही होंगे इसके अंदर। तो जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, तो वैसे ही डीपीएसपी भी कहेंगे, आई थिंक आर्टिकल नंबर 32 से लेकर 51 तक, आर्टिकल नंबर 35 आई एम नॉट श्योर, देखते हैं अगर बुक में लिखा है तो, बट 32 से 51 है शायद, या फिर एक मिनट, 32 तो राइट फंडामेंटल राइट है, 36 से है, 36 से है शायद, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं आगे देखते हैं क्या है, बट 36 से 51 होगा शायद, ओके, क्योंकि 52 से तो प्रेसिडेंट साहब आ जाते हैं, 52 से प्रेसिडेंट साहब आ जाते हैं, तो 10th में हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन 36 टू 51 आर्टिकल्स जो है वो डेडिकेटेड है डीपीएसपी से, ओके राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा ये रहा देखो 36 टू 51 पार्ट 4 है ना, राइट। तो भाई ये रहा, कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको समझा दिया मैंने, सिर्फ अभी पढ़ लेता हूं इसको, ठीक है, क्या लिखा है। अमंग द वेरी इंपॉर्टेंट provisions of the Constitution of India is the DPSP. These principles are contained in part 4 of the Constitution and run in no less than 16 articles, that is articles 36 to 51. The idea of providing these principles in the Constitution has been taken from the Constitution of Ireland, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा मीनिंग लो, मीनिंग भी मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी, मीनिंग क्या है, राइट। तो देखते हैं मीनिंग क्या लिखा है, लिखा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन प्रिंसिपल्स क्या है भाई, सिद्धांत है ना, राइट। तो भाई ऐसे कुछ सिद्धांत है, राइट, जिसको विच द गवर्नमेंट है ना, यहां पर गवर्नमेंट का मतलब क्या है, स्टेट, right, which the government must keep in mind while making or executing laws, याद रहेगा, ठीक है। तो क्या बोला है, बोला है भाई ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ प्रोविजंस लिखे गए हैं, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, जहां पर गवर्नमेंट को इसको ध्यान में रखना है, क्या करना है भाई, कीप इन माइंड, ध्यान में रखना है, कब ध्यान में रखना है, कभी भी आप भारत का कोई नया लॉ बनाते हो, कोई नई पॉलिसी बनाते हो, तो आपको इनको ध्यान में रखना है, किनको ध्यान में रखना है, तो भाई डीपीएसपी को ध्यान में रखना है, अब जाके पार्लियामेंट क्या करेगा, कोई लॉ बना सकता है, ठीक है, बस ये लिखा है। दिस प्रिंसिपल्स आर नोन एज डीपीएसपी, गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट, है ना, देखो क्या है, दिशा देते हैं, दिशा किसको देते हैं भाई, देश को, देश के अंदर जो गवर्नमेंट है लॉ बनाती है उसको, फॉर अंडरटेकिंग सर्टेन थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्या है वेलफेयर, आ गया, सिखा चुका हूं ना ये सब, वेलफेयर का मतलब क्या, लोक कल्याण, भाई साहब लोगों का कल्याण करने के लिए, कल्याणम, ठीक है, वही लोगों का कल्याण करने के लिए आपको डीपीएसपी ध्यान में रखना है, जब कभी भी आप क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, आप जब कभी भी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो आपको डीपीएसपी पे ध्यान रखना है। अच्छा आप सोचो क्या है,
डीपीएसपी में क्या होगा? डीपीएसपी में ऐसी क्या चीजें लिखी गई होगी, बता सकता है? सर जब भी कोई लॉ बनाए तब लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, है ना, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों का फायदा ही फायदा, राइट? सॉरी, फायदा मैंने इंग्लिश में लिख दिया, लोगों का फायदा ही फायदा होना चाहिए, है ना, राइट? और ये फायदे को एक तरीके से हम क्या कहते हैं? वेलफेयर ही तो कहते हैं। भाई लोगों के वेलफेयर की बातें लिखी गई होंगी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, राइट? तो the directive principles of the state policy seek the well-being of the citizens just as the fundamental rights do. Okay, चलिए अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। अब बोला भाई डीपीएसपी को क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाई तो बहुत सारी चीजों में किया गया है, राइट? लेकिन कुछ चीजें यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। मेन प्रोविजंस ऑफ द डीपीएसपी। अब देखो बार बार मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं बोलूंगा, ठीक है? मैं क्या बोलूंगा इसको? डीपीएसपी, ठीक है, राइट? तो आप लोग ऐसे ही डीपीएसपी याद रखिएगा। तो अंडर 5 हेड्स कितना है भाई? 5 विभिन्न डिविजन्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला क्या लिखा है? The principles relating to the economic policy। अब देखिए इकोनॉमिक का मतलब क्या? पैसा, है ना, ठीक है? मॉनेटरी, राइट? मॉनेटरी कह सकते हैं, फिस्कल कह सकते हैं। दिस आर ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू पैसा। तो भाई लोगों का कल्याण करना है तो लोगों का कल्याण कैसे करेंगे? ठीक है, तो भाई पैसा देके, है ना, राइट? तो देखो क्या लिखा है। अच्छा, वन मोर थिंग भाई, देखो एक बार मैं पॉज कर दूं जरा, रिकॉर्डिंग है, क्या लिखा है? तो डिस्क्लेमर याद रखिएगा, अभी जो आपको समझाया डिस्क्लेमर, ओके, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो, पॉलिसीज बनानी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है, ठीक है? जैसे क्या लिखा है? ऑल दोस प्रिंसिपल्स व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रमोटिंग द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। देखो भाई भारत का देश का हमें क्या करना है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है ना, राइट? तो ये अपने आप में एक बड़ा सा फील्ड है, बड़ा सा टॉपिक है, राइट? तो इसको कभी और डिस्कस करेंगे, कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है ना, राइट? तो अभी आप लोग जैसे न्यूज में पढ़ रहे होंगे, है ना, न्यूज में पढ़ रहे हैं ना कि भाई भारत की इकोनॉमी जो है 23% पहले क्वार्टर में डाउन हो गई थी, अभी 10% नीचे चल रही है ना, इन्फ्लेशन आने वाला है, ऐसा कुछ याद है आपको? आप लोग पढ़ रहे होंगे, ऐसा न्यूज में देखते होंगे, देख रहे हैं ऐसा कुछ न्यूज में? नो सर। अच्छा, नहीं देख रहे? एक क्वेश्चन है करेंसी से रिलेटेड। यस, फिर अभी आपने देखा होगा कि भाई लॉकडाउन जब लगा था तब प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने एक पैकेज की घोषणा की थी, इकोनॉमिक पैकेज, याद है कुछ ऐसा? 20 लाख करोड़ की, है ना? यस। फिर क्या बोला भाई? 5 किलो चना, 1 किलो राइस, समथिंग लाइक दैट, है ना, ये फ्री में दूंगा, ऐसा कुछ बोल रहा था। Yes, sir. लोन भी दे रहे थे। यस, कुछ याद आया ऐसा कुछ? न्यूज देखते होगे आप लोग, है ना? Yes, sir. यस। तो ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमिक पॉलिसी है। क्यों है? क्योंकि लोगों का क्या करना है? लोगों का कल्याण करना है ना, लोक वेलफेयर, एक काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट? ठीक है, तो भाई लोगों का कल्याण करना है तो कैसे करेंगे भाई? सबके अकाउंट में 500 रुपए आएंगे, है ना, सबके अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, राइट? फिर क्या होगा भाई? गैस सिलेंडर जो है उस पे आपको सब्सिडी मिलेगी, याद है कुछ? सब्सिडी का मतलब क्या होता है? एक तरीके से डिस्काउंट मिलेगा, है ना, राइट? तो ये सब क्या है बेटा? ये सब इकोनॉमिक पॉलिसी है। क्या करता है? जो वेलफेयर करता है, लोगों का कल्याण करता है, ठीक है, राइट? तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज है जो कल्याण के लिए यूज की जाती है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है सबसे पहले एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल। अब सोचो देश की आबादी कितनी है? 130 करोड़। 1 करोड़ नहीं है बेटा। सर मेरे को डाउट है। बोलो सर, ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में करेंसी रुपीज में और अमेरिका डॉलर के पैसे ज्यादा? भाई देखो दैनिश, इसको मैं बाद में तुमको आंसर दूं, ये मेरे को भी सिलेबस खत्म करने का है, आपको समझाना भी है।
और मेरे पास Okay, sir. हार्डली आधा घंटा बचा है, ठीक है, और चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम कभी और पूछ लेना मेरे को, इकोनॉमिक क्वेश्चन, मैं आपको आराम से जवाब दूंगा, ठीक है, राइट। अब देखो भाई क्या है, भारत की जनता कितनी है, 130 करोड़ है, आपको पता होगा तो, है ना, राइट। अब सोचो कि लाइवलीहुड सभी को देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या होती है, बेरोजगारी आती है भाई, बेरोजगारी क्या होता है, बेरोजगारी भाई, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन सर रोज हाँ क्या हुआ, बोलो। रोज खाने के लिए पैसे ना मिले। यस यस यस, मतलब हम हमारा डे टू डे लाइफ जो है, ठीक है, उसको सस्टेन करने के लिए पैसा ना हो, इसको हम गरीबी कहते हैं, पोवर्टी कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि डीपीएसपी में ऐसा बोला गया है कि भाई जितना हो सके उतना, ठीक है, राइट, सभी को लाइवलीहुड का मतलब क्या, एक तरीके से लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड? रूटीन सैलरी, सॉरी, पेंशन, पेंशन नहीं तो सैलरी, सैलरी, एक तरीके से, नहीं तो और कोई, सैलरी के इक्विवेलेंट, मतलब लाइवलीहुड का मतलब पेमेंट, कहेंगे, तो अच्छे से अच्छा, लाइवलीहुड का मतलब कहेंगे कि भाई ऐसा जरिया, ठीक है, वे टू अर्न मनी, राइट। सैलरी तो एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे कि भाई सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों के लिए ऐसे काम करे कि लोगों को रोजगार मिले, ठीक है, they can get a way to earn some money, ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, वो पैसा अर्न कर सके और अपने आप को सस्टेन कर सके, समझ में आया, इसको कहते हैं लाइवलीहुड, ठीक है, राइट। तो लाइवलीहुड क्या लिखा है, लाइवलीहुड में लिखा है द स्टेट का मतलब कह सकते हैं यहां पर, स्टेट का मतलब हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो सिक्योर करेगी, वो एंश्योर करेगी, वो एंश्योर क्या करेगी कि भाई उसके सारे नागरिक, चाहे मेन हो विमेन हो, सभी को इक्वली राइट मिले कि भाई वो लोग अपना जीवन बसर कर सके, लाइवलीहुड अर्न कर सके, ठीक है। लाइवलीहुड को कहेंगे कि भाई यहां पर मुझे दिखा रहा है मीनिंग में, मीनिंग है भाई अ मींस ऑफ सिक्योरिंग गुड मॉर्निंग सर, ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है, जो भी आपकी बेसिक जरूरतें हैं, ठीक है, उसको हम कमा पाए, राइट, रोजी रोटी, जीविका, आजीविका, इसको कहते हैं लाइवलीहुड, राइट, ठीक है। तो जो रोजी रोटी कमाने का जो जरिया है वो भाई कौन प्रोवाइड कर सकता है, हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, राइट। तो ये पहला पॉइंट है। अब ये क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड है ना, पैसे से रिलेटेड है ना, ठीक है। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, क्या लिखा है, द स्टेट शैल एंश्योर। अब देखो बार बार मैं आपको क्लैरिफाई नहीं करूंगा, स्टेट का मतलब यहां पर क्या होगा, गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो, द गवर्नमेंट शैल एंश्योर, ठीक है, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू बेस्ट सबसर्व द कॉमन गुड, ठीक है। मतलब जो भी मटेरियल रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स का मतलब क्या बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल रिसोर्स, कम ऑन गाइस। सर खाना, यस, खाना पीना, है ना, और सर वो होता है करियाना और वो सब। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं अगर ऐसा कहूं कि भाई जो भी हमारे एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, फिर भाई खाना पीना हो गया, हवा, एयर, ये भी हो गया, है ना। तो क्या है कि आप देख रहे हो अभी दिल्ली में क्या चल रहा है भाई, दिल्ली में क्या चल रहा है, पॉल्यूशन, है ना, दिवाली के बाद देखा ना आप लोगों ने, राइट। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, है ना, दिल्ली में, और अभी अहमदाबाद में भी हो गया था ये सब चीजें। तो क्या है कि भाई स्टेट हमें इंश्योर करेगा, भाई ये है ना,
स्टेट का मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी है, राइट, कि भाई जो कंट्रोल है, राइट, या फिर जो ओनरशिप है वो अपने पास रखे और उसको जितना हो सके उतना, राइट, कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करे। किसके लिए? कॉमन गुड के लिए, राइट। तो ये क्या है भाई? पेट्रोल, ये खाना, अनाज, आप देख सकते हो, तो ये सब गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? इसको सस्ते दामों पर जो सबसे इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, उनको सबको ये प्रोवाइड करती है एट सब्सिडाइज्ड रेट, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। अब देखो क्या लिखा है, नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हमारी गवर्नमेंट वो सब कुछ इंश्योर करे कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, जो भी पैसे का आदान प्रदान चल रहा है, लेन देन चल रही है, या जो भी है, ठीक है, ये किसी एक के हाथ में ना हो, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में ना रहे, ठीक है, राइट। तो यही लिखा है। क्या लिखा है कि the state shall ensure that the operation of economic system does not result in concentration of wealth and means of production in the hands of a few। of a few का मतलब क्या? कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में, ठीक है, सूट बूट की सरकार, ऐसा कह सकते हैं ना, ऑल द टाटाज, ऑल द अंबानीज, ऑल द बिरलाज, ठीक है भाई, कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के हाथ में ना रहे, राइट। तो ये भी एंश्योर करेगा अपने लॉज बनाकर। फिर क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट, फॉर मैन एंड वुमेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि हमारा देश का जो गवर्नमेंट है ये एंश्योर करेगा कि भाई जितना हो सके उतना, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट, ये एंश्योर करे, चाहे वो कोई आदमी हो या कोई औरत हो, राइट, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, राइट। तो ऐसे लॉज बनाए जहां पर क्या हो कि मैन और वुमेन को इक्वालिटी मिले। किसमें? वो जॉब करे या जब वो कोई मनी अर्न कर रहे हैं, राइट। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट। तो ये भी है। ये सब किसमें आता है? कहेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज में आता है। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्या है? नो अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब एक तरीके से क्या होता है? शोषण, ठीक है, राइट। किसी से मतलब शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण भी कह सकते हैं या फिर गलत फायदा उठाना, ठीक है, इसको भी हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके से शोषण कह सकते हैं, राइट। सो नो अब्यूज। अब्यूज का मतलब आपके हिसाब से गाली बोलना होगा अब्यूज। अब्यूज का मतलब एक तरीके से मैं कहूंगा कि वही किसी का गैर उपयोग नहीं करना, किसी का इलीगल यूज नहीं करना, ठीक है, किसी को उल्लू बना के, राइट, ऐसे नहीं करना। समझ में आया? ठीक है। तो नो अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स कौन है बेचारे? अगेन आपने देखा होगा, देखा था आपने लॉकडाउन में, न्यूज देखा था ना लॉकडाउन में? यस सर। यस। तो क्या था कि वो वर्कर्स के लिए ठीक से आने जाने की सुविधा नहीं थी। ये दिखाया था, मतलब पूरी दुनिया ने देखा था ये चीज, ये सिर्फ मैंने नहीं देखा था, पूरी दुनिया ने, हमारे न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से सारे वर्कर्स पूरी दुनिया में, और इसका मतलब बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट, इस न्यूज का बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था कि कम से कम 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग रास्ते पे थे, अचानक से रास्ते पे थे, सोचिए। और इसको कुछ न्यूज चैनल्स ने, कुछ इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स ने इसको कंपेयर किया था टू द पार्टीशन। हमारा पार्टीशन हुआ था ना, कौन सा? इंडिया और पाकिस्तान का हिस्ट्री में इन 1947। उसमें भी क्या हुआ था कि लोग सड़कों पे आ गए थे, लोग बेघर हो गए थे, है ना, ठीक है, इस देश और इस देश जाना है, ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स, राइट। तो माइग्रेशन की जो हमने जो नेगेटिव इंपैक्ट देखा था, राइट, ठीक है, वो हो गया था। एक तरीके से क्या है? तो यही लिखा है, द स्टेट शेल एंश्योर दैट द हेल्थ, द स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, चाहे वो मेन हो, वुमेन हो, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रंस, राइट, दे आर नॉट अब्यूज्ड, ठीक है, उनका गैर जिम्मेदाराना फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। जनरली जैसे कि 8 आवर्स का वर्क होता है, 8 घंटे का शिफ्ट होता है, ये लोग को 12-12 घंटे काम करवाया जाता है, ठीक है, राइट। या फिर कहेंगे कि ठीक से वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता, राइट। वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब समझते हो, राइट, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल
फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आप लोग देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स थे, याद है आपको? ये हेल्थ वर्कर्स को क्या था कि भाई पीपीई किट्स प्रोवाइड करना, मास्क प्रोवाइड करना, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? वर्किंग एनवायरमेंट, है ना? तो ये गवर्नमेंट निश्चित करेगी। कौन निश्चित करेगा? गवर्नमेंट विल एंश्योर दैट कि भाई ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड की जाए, वरना क्या होगा? इनको तो भाई डायरेक्टली हेल्थ वर्कर्स को अगर ये प्रोवाइड नहीं किया जाता तो एक तरीके से क्या हो रहा था? इनका शोषण ही तो हो रहा था। इनको हम लोग जानबूझकर क्या कर रहे थे? मौत के मुंह में डाल रहे थे, है ना? ठीक है, और ये भी न्यूज चैनल ने दिखाया था बहुत सारा, याद है कुछ? Yes. Yes, sir. यस यस, तो ये सारी चीजें क्या है? द स्टेट शैल एंश्योर दैट द हेल्थ, द स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स का मतलब सिर्फ मजदूर नहीं हो सकता, ठीक है? यहाँ पर वर्कर, मैं भी वर्कर हूँ, ठीक है? डॉक्टर भी वर्कर है अगर वो सरकारी अस्पताल में या कोई अस्पताल में काम कर रहा है, राइट? तो भाई स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मैन, वुमेन एंड द चिल्ड्रन, right, are not abused and the citizens are not forced by economic necessity to enter a vocation unsuited to their age or strength. Okay? तो भाई पैसों के कारण ऐसा ना हो कि भाई बच्चों को काम करवाया जाए, राइट? बच्चे मजबूर हो जाए काम करने के लिए। लेकिन आप देखते हो जैसे तारे जमीन पर, देखा है आपने तारे जमीन पर? इसका आमिर खान का उधर Yes, sir. yes. तो जब आमिर खान, पता है आमिर Yes, खान sir. जब जा रहा होता है उसके घर पे बस में, रास्ते में वो बस रुकती है ढाबे पे, याद है? और ढाबे पे फिर आमिर खान जब चाय, यस सर। यस यस, आमिर खान जब ढाबे पे चाय पीने उतरता है तो देखता है कि वो छोटू जो होता है, छोटा सा बच्चा, वो उसको टी सर्व कर रहा है ना? Yes, sir. यस यस Yes, sir. फिर आमिर खान क्या करता है? उसको अपने बाजू में बिठाता है, उसको फिर पार्ले जी ऑफर करता है ना? ठीक है, तो क्या Yes, है sir. कि भाई बच्चों को, छोटे बच्चों को जो सूटेबल नहीं है उनकी एज के हिसाब से या उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, वो लोगों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि इस तरीके से काम करें, राइट? ठीक है, ऐसे लॉज बनाने चाहिए, ओके? और ऐसे लॉ है भी हमारे देश में, लेकिन आए दिन ऐसे लॉज की धज्जियां उड़ती रहती है क्योंकि ये भारत है, राइट? ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सॉरी, क्या हुआ बेटा? सर इट इज चाइल्ड लेबर और एनीथिंग एल्स। Sorry, I can't hear you clear. And she is saying that it is child labor or anything else. पता नहीं, मुझे नहीं पता बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, भाई लोगों का मतलब जो कहते हैं ना, यंग जो लोग हैं, ठीक है, जो नौजवान है, ठीक है, उनको क्या चाहिए? उनको अच्छा एजुकेशन चाहिए, ठीक है, उनको अच्छे नौकरी चाहिए, naukri.com पे, राइट? ठीक है, तो भाई ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो कि भाई वो लोग एक्सप्लॉयटेशन से बचे, राइट? तो यही लिखा है द स्टेट शैल एंश्योर दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। फिर नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। अभी आपको पता होगा RTE, राइट टू एजुकेशन, भाई 6 साल से लेकर 14 इयर्स जो बच्चे हैं इनको हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? फिर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सर हमारी स्कूल तो पैसा लेती है, फीस लेती है हमसे, और आप कह रहे हो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो ये कहां की बात हुई? राइट? No, sir. नहीं? Sir, government school. यस जैनिश, बहुत बढ़िया। भाई कहेंगे ऐसी स्कूल्स जो क्या है, जिसको गवर्नमेंट एड मिलता है, गवर्नमेंट फंड देती है, ठीक है? तो भाई आपकी SDA को या लेटर से भाई माधव को गवर्नमेंट फंड नहीं देती, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? वो लोग आपसे फीस लेते हैं, राइट? एडुक्राफ्ट भी इसमें से एक है ना? एडुक्राफ्ट को भी गवर्नमेंट फंड नहीं देती, इसीलिए क्या करते हैं? वो आप लोग से फीस लेते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी हमारे गुजरात में, हमारे अहमदाबाद में ऐसी बहुत सारी इंग्लिश स्कूल्स हैं, ठीक है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्कूल है, जैसे मेरे घर के पास है बेस्ट स्कूल,
बेस्ट, मेरे घर के आपने सुना, जो मणिनगर में रहते हैं उनको पता होगा बेस्ट स्कूल कहाँ है, यस हॉस्टल सर। वालों को नहीं पता होगा, ठीक है। बेस्ट, तो बेस्ट स्कूल में मेरे ही रिलेटिव पढ़ते हैं, तो वो लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट देते हैं उसमें, फीस में, राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट से फंड्स आते हैं, ऐसा, ठीक है। तो भाई राइट टू एजुकेशन है, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है the state shall ensure that within the limits of its economic capacity, ठीक है भाई, अपनी क्षमता, अपने पैसों की क्षमता के लिमिट्स में क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और ऐसे इफेक्टिव प्रोविजंस बनाएंगे कि भाई लोगों को राइट टू वर्क मिले, राइट टू एजुकेशन मिले, पब्लिक असिस्टेंस मिले, राइट, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट एंड अदर केसेस ऑफ अनडिजॉल्व बॉन्ड। तो ये सारी चीजों में उनको क्या मिले, थोड़ा सा हेल्प मिले। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन, ह्यूमेन का मतलब एक तरीके से इंसानियत वाला, ठीक है, कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अच्छा, ये कंडीशंस है कि भाई आप जहां पर काम करते हैं, राइट, वहां पर आपको अच्छी कंडीशन मिले, पीने को साफ पानी मिले, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, राइट, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ का मतलब कि जब भी कोई लेडी जब वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, when she is expecting a child, ठीक है, तो मेरे ख्याल से उनको 6 months, उनको 6 महीने का लीव मिलता है। कैसा लीव? पेड लीव। पेड लीव समझते हैं? पेड लीव का मतलब भी आपको पैसा दिया जाएगा लेकिन आप छुट्टी लो। क्यों? बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, राइट। तो 6 महीनों का छुट्टी दिया जाता है, राइट, फॉर मैटरनिटी रिलीफ। अब वो ऑप्शन रहता है उनको कब लेना होता है, तब, वो बात की बात है। लेकिन क्या है, देखो कितना अच्छा प्रावधान बनाया है ना, कितना अच्छा कहेंगे कि लॉ बनाया है, पॉलिसी बनाई है कि भाई मैटरनिटी रिलीफ भी दी जाती है। आया क्लियर? समझ में आया बेटा? हमारा देश ऐसे सारे लॉज बना के रखे हैं, लेकिन वो लॉज का सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता, ये अपने आप में बहुत सारे कारण हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर दिस। हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आगे देखते हैं। द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। ओके, चलिए, आता है लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। क्या होता है लिविंग वेज? लिविंग वेज का मतलब एक तरीके से, वेज का मतलब होता है पैसा, राइट, सैलरी, लेकिन कैसा? दिहाड़ी। आप देखो जैसे अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था, भाई बहुत सारे मजदूर जो थे वो दिहाड़ी मजदूर थे। दिहाड़ी मतलब क्या होता है? डेली, डेली वेज अर्नर्स या वर्कर्स, जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। उनके जैसा, उनके पास जाहिर सर जैसा सिक्योर्ड जॉब नहीं था, है ना, भाई हमारी जॉब कहीं नहीं जाएगी, हमें पैसा मिलेगा, राइट, ऐसा ऐसा जॉब नहीं था उनके पास। उनके पास क्या था भाई? रोज कमाओ और रोज खाओ, ऐसा ऑप्शन था, है ना, वो लोगों के पास। तो ये चीज है, तो ये क्या है, तो क्या लिखा है? द स्टेट शेल एंडेवोर, एंडेवोर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एनकरेज करेगी, टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब लॉ बनाएगी, भाई ऐसा लॉ बनाएगी या ऐसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करेगी, राइट, कि जहां पर सारे वर्कर्स, चाहे वो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो या कोई और वर्कर्स हो, उनको एक लिविंग वेज मिले। लिविंग वेज मतलब क्या? मिनिमम। सपोज कि फॉर एग्जांपल जो आप लोग रिक्शा में बैठते हैं, रिक्शा में बैठते हैं तो मीटर डाउन करता है, तो जैसे ही मीटर डाउन करता है तो मीटर में क्या जाता है? 20 रुपीज आ जाता है ना, राइट। तो ऐसा क्या होता है? ये मिनिमम भाड़ा है, ऐसा, ठीक है। चाहे आप 1 किलोमीटर जाइए या उसके लिमिट में जहां तक जाना है वहां तक जाइए, लेकिन आपको 20 रुपए तो देना ही पड़ेगा। तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही सरकार ने ऐसे प्रावधान बनाए हैं, ऐसे कहेंगे कि कुछ मिनिमम चीजें रखी है कि भाई इतना तो इनको मिलना ही चाहिए, राइट, ठीक है। जैसे अभी आप लोग देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में अभी किसान जो फार्मर्स थे, ठीक है, ये लोग
क्या कहते हैं, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पता है आपको, न्यूज देखा था आपने? यस सर। Yes, sir. यस यस। तो क्यों? क्योंकि ये फार्मर्स का जो प्रोड्यूस था, सपोज कि फॉर एग्जांपल राइस, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग आपका राइस खरीदेंगे और आपके राइस भले भी कैसा भी हो, आपको क्या मिलेगा? एमएसपी मिलेगा। एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना भाई। आपको फॉर एग्जांपल 1000 केजी का आपको 10,000 रुपए तो मिलेगा, ये मिनिमम है, इतना तो मिलेगा चाहे आप कहीं भी इसको बेचो। ये क्या है? एक तरीके से वर्कर्स या फार्मर्स, इनको सिक्योरिटी दी, है ना। मैंने कहा ना कि जहीर सर के पास तो सिक्योर जॉब है, तो इनके पास भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना, तो भाई ऐसा कुछ करके देना। तो ये लॉ बनाया है। अब यही लॉ से छेड़छाड़ हुआ था, इसीलिए फार्मर्स जो है गुस्सा हो गए थे। ठीक है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल जो भी है। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं क्या है भाई। लिविंग वेज मिनिमम इतना तो मिलना चाहिए भाई। कंडीशंस ऑफ वर्क, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities। इसीलिए देखो क्या होता है भाई, हर आई एम नॉट श्योर कि लेकिन हर सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को ऑफ डे होता है ना, हाफ डे होता है, ऐसा कुछ होता है, या छुट्टी होती है, शायद ये बैंक्स में होता है ऐसा, सैटरडे को हाफ डे, राइट। तो ये सब क्या है? लीजर टाइम। लीजर टाइम का मतलब क्या? एकदम मजे वाला टाइम। ठीक है, तो भाई ये सरकार ऐसे रूल्स बनाएगी, संडे को हफ्ते में एक बार छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी फॉर एग्जांपल, या सेकंड और फोर्थ सैटरडे को छुट्टी, कि आप लोग अपने सोशल, सामाजिक, है ना, कल्चरल जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसको भी आप यहाँ पर काम कर सको या उस पर भी आप डेवलप कर सको। लिखा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यस, ये इंपॉर्टेंट है। बोला है कि भाई वर्कर्स जो है इनका भी, जहां पर ये लोग काम करते हैं, ठीक है, तो इनका भी कोई पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कैसे? तो देखते हैं क्या लिखा है। द स्टेट शेल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इन अदर वे टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट of undertakings, establishment और other organization engaged in the industries। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मजदूर यूनियन, ठीक है, फिर भाई बस का यूनियन, नाम सुना है ऐसा कुछ? बस की हड़ताल होती है तो सारे बस की हड़ताल होती है। आपने सुना होगा रिक्शा यूनियन, भाई मालूम है? टैक्सी का भी होता है। हाँ, टैक्सी यूनियन, ठीक है, राइट। तो ऐसे जब यूनियन होते हैं, क्या होता है कि जैसे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है तो ये लोग हड़ताल पे आ जाते हैं। रिक्शा की हड़ताल क्यों? क्योंकि भाई सीएनजी का भाव बढ़ा दिया। अभी आपने देखा होगा स्कूल वैन का भी यूनियन होता है ना। अभी पुलिस क्या करती है? पुलिस पकड़ती है, आप इतने सारे बच्चों को क्यों बिठाते हो? तो ये लोग क्या करते हैं? 2 दिन की हड़ताल है। क्यों हड़ताल है? बस हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, एक तरीके से ऐसे। तो वैसे ही मजदूरों का भी यूनियन होता है, तो कोई भी यूनियन होता है। तो ये लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट में, ये लोग का भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, ताकि कोई इनको एक्सप्लॉइट ना करे। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या? कोई भी इनका शोषण ना करे, गलत फायदा ना उठाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। तो ये जितने भी डीपीएसपी थे, ठीक है, ये क्या थे? ये एनकरेज करते थे कि लोगों को इकोनॉमिक इक्वालिटी मिले, सभी को इक्वल मतलब अपॉर्चुनिटी मिले, भाई हम पैसा कमा पाए, अच्छे से पैसा कमा पाए, ताकि हम लोग अपना जीवन बसर कर सके या अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल्स देखेंगे, गांधी जी। ठीक है, अब गांधी जी भी कुछ बोल के गए थे कि भाई मैं चाहता हूं ये सब चीजें हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कल्चर हो, उसमें भी इनका अपलिफ्टमेंट हो। इसीलिए गांधी जी ने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो उसको भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन में इसको भी यहाँ पर इंप्लीमेंट किया, यहाँ पर भी इसको